दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीलंका में हो रहे क्राइसिस के बारे में और वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों दिया। इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। श्रीलंका की हालत बहुत खराब हो रखी है। वहां पर दवाइयाँ, खाने पीने, फ्यूल की कमी हो रही है और साथ के साथ भारी इन्फ्लेशन देखी जा रही है। इतिहास में ये सबसे खराब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। Are patrolling Sri Lanka's capital Colombo today. Since last month, the country has been rocked by demonstrations over soaring prices, power cuts and a lack of medicines. At least 8 people have died in the violence, 200 have been injured. And people are suffering and the people are living with 1 meal per day. Can you imagine? Can you imagine? I'm so sorry to say this. और अब हालात ये हो चुकी है कि गुस्से से भरी जनता रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस के घरों में आग लगाना शुरू कर दिया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के घर में आग लगाई गई है। इतना ही नहीं बल्कि दर्जनों पॉलिटिशियन के घरों पर आग लगाई गई है प्रोटेस्टर के द्वारा। इसी बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, बढ़ती इन्फ्लेशन और बिगड़ आर्थिक स्थिति को लेकर प्रोटेस्टर्स कई हफ्तों से चल रहे थे श्रीलंका में, लेकिन सरकार की तरफ से प्रोटेस्ट के रिस्पांस में बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 3 अप्रैल 2022 को सरकार ने कहा कि सारे मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे। एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक सारे 26 कैबिनेट मिनिस्टर जो अपने अपने घरों में बैठे थे, उन्होंने वही से इस्तीफा दे दिया अपने पद को। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षिया ऑपोजिशन पार्टी के पास गए कहने के लिए कि आओ एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया और फिर 17 मेंबर का एक नया कैबिनेट एस्टेब्लिश किया गया। बट प्रेसिडेंट गोटाबाया को लग रहा था कि यह शायद काफी हो प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। प्रोटेस्ट जारी रहा। इसी बीच सरकार ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया पूरे देश में। एग्जैक्टली श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे किन कारणों की वजह से इन हालत हुई है, इसका कारण था यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सबसे खराब फैसले लिए थे। यही रीजन है कि 9 अप्रैल 2022 से जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने कैंप करना शुरू कर दिया था। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षिया के ऑफिस के सामने कई बड़े कैंप्स कई सारे कैंप्स खड़े किए गए प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर, जो परमानेंट प्रोटेस्ट साइट बन गई। इस प्रोटेस्ट साइट को नाम दिया गया गोटा गो गामा। गामा का मतलब सिंहलीज भाषा में गांव को कहा जाता है और गोटा से मतलब है प्रेसिडेंट गोटाबाया। ये प्रोटेस्ट साइट एक गांव की तरह है जो गोटा को कह रहा है गो। इस प्रोटेस्ट में गो गोटा गो के भारी नारे लग रहे हैं। कई लोगों ने इस प्रोटेस्ट को इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट से कंपेयर किया। दिल्ली में जो सिंधु बॉर्डर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, सिंधु बॉर्डर में एक तरह की ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट साइट बन चुकी थी, रहते थे वही टेंट लगाए हुए। यही चीज श्रीलंका में होने लग रही है। श्रीलंका का प्रोटेस्ट भी लार्जली पीसफुली रही है। एटलीस्ट शुरुआत में तो ज्यादा हिंसा नहीं देखी गई प्रोटेस्टर्स की तरफ से, जो कि यूनिवर्सिटीज, लॉयर्स, आर्टिस्ट, लीडर, एकेडमिक्स, हर तरह के पढ़े लिखे प्रोटेस्टर्स थे। प्रोटेस्ट वायलेंट तब हो गई जब प्रेसिडेंट गोटाबाया के सपोर्टर्स ने डंडों से हमला किया उन शांति से बैठे प्रोटेस्टर के ऊपर। 3 लाख राजपक्षिया के सपोर्टर्स ऑफिशियल रेजिडेंस के घर के बाहर प्राइम मिनिस्टर के, वैसे प्राइम मिनिस्टर भी श्रीलंका के, वो भी राजपक्षिया है और प्रेसिडेंट भी राजपक्षिया है। दोनों का सरनेम सेम है क्योंकि एक्चुअली में ये दोनों भाई हैं। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इन सपोर्टर्स ने पहले तो टेंट्स को फाड़ना शुरू किया जो पीएम के रेजिडेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर वह मार्च करके गए गोटागो साइट में गए, वहां पर भी टेंटों को फाड़ा और डिस्ट्रॉय कर दिया और ये प्रोटेस्टर से जाकर क्लैश कर गए। बहुत से लोगों का कहना है कि एक्चुअली में कोई सपोर्टर्स नहीं है राजपक्षिया के, बल्कि सरकारी गुंडे हैं जो कि सरकार ने हायर किए थे प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए। कहा जाता है कि इन्हें जबरदस्ती वहां भेजा गया था ताकि वहां हिंसा करे और धमकाए प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को।
और उनके खिलाफ भी है। ये दोनों भाई देश के सबसे पावरफुल पोजीशन में बैठे थे। ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इनकी डायनेसिटी इतनी बड़ी है कि एक्चुअली में आपका सर चकरा जाएगा। ये देखकर पहले तो ये महेंद्र राजपक्षिया 2004 से लेकर 2005 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे श्रीलंका के। उसके बाद 2005 से लेकर 2015 तक प्रेसिडेंट रहे थे श्रीलंका के। फिर 2018 से ये फिर से प्राइम मिनिस्टर रहे। इनकी फैमिली रूट्स एक्चुअली में इनके दादा से शुरू होती है, डॉन डेविड राजपक्षे, जो कि एमपी रहे थे 1947 से 1965 तक। इनके दो बेटे हुए, डॉन मैथ्यू राजपक्षिया और डॉन एल्विन राजपक्षिया। डॉन मैथ्यू ने श्रीलंका स्टेट काउंसिल इलेक्शन में जीते थे और सरकार में आ गए, और डॉन एल्विन भी सरकार में रहे। डॉन एल्विन राजपक्षिया के 4 बेटे हुए। एक तो गोटाबाया राजपक्षिया, जो आज के दिन प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। दूसरा है महेंद्र राजपक्षिया, जो कि अभी रिजाइन किया है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। तीसरे हैं बेसिल राजपक्षिया, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे देश के कुछ समय से। चौथा है जमल राजपक्षिया, जो कि रिसेंट मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन रहे थे। यही कि ये चारों के चारों भाई इतने पावरफुल पोजीशन में बैठे थे। ये सब के सब कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर महेंद्र राजपक्षिया के बेटे नमल राजपक्षिया, जो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स रहे थे 3 अप्रैल तक। इसके बाद जमल राजपक्षिया के बेटे शशेंद्र राजपक्षिया, जो कि स्टेट मिनिस्टर ऑफ पैडी सीरियल ऑर्गेनिक फूड। इस लेवल का डायनेसिटी आपने इंडिया में भी कहीं नहीं देखी होगी। एक ऐसा पॉइंट था 2021 में, जब राजपक्षिया के क्लोज परिवार के पास 9 अलग अलग मिनिस्ट्रियल बर्थ्स थे, 7 कैबिनेट पोस्ट थे श्रीलंकन सरकार में, और टोटल बजट था श्रीलंका का 75%। परिवार के हाथों में ये कंट्रोल आता था। अच्छा, आपको ये बात पता है 2021 के अक्टूबर में इनके प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट पास किया था, द 20th एमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका, जिसमें इनकी खुद की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इसकी वजह से श्रीलंका में आज के दिन सिर्फ एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, बल्कि पॉलिटिकल क्राइसिस में भी है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा श्रीलंका का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जानना होगा। पहले इंडिया को आजादी मिली थी 15 अगस्त साल 1947 में ब्रिटिश से। 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली थी ब्रिटिश से। लेकिन श्रीलंका को जो आजादी थी वह इंडिया की तरह नहीं थी। इंडिया को पूर्ण स्वराज मिला था, मीन्स फुल इंडिपेंडेंट मिला था ब्रिटिश से। लेकिन डोमिनियन एम्पायर के अंदर आता था। डोमिनियन श्रीलंका का एक ऑटोनोमस देश रहेगा, मतलब अलग से देश रहेगा। इन्हें इंडिपेंडेंट मिलेगा, लेकिन ये फिर भी ब्रिटिश एम्पायर के हिस्सा रहेंगे। इसकी एक एलिजेंस रहेगी टू द क्राउन। कुल इंडिपेंडेंट इन्हें मिली 16 मई 1972 को। फिर साल 1978 को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना, यानी यहाँ पर प्रेसिडेंट ना तो सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, साथ में एग्जीक्यूटिव पावर भी दी जाएगी। इंडिया में क्या होता है कि पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होते हैं और प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट पावरलेस होते हैं, जो कि एक नॉमिनल हेड है। यूएस में सारे एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है सिस्टम में। वहाँ का सारा प्राइम मिनिस्टर का काम कैबिनेट को दिया जाता है, और साथ के साथ एग्जीक्यूटिव ब्रांच को देखना और अलग अलग ब्रांच को देखना, ये सब काम कैबिनेट मिनिस्टर संभालते हैं अमेरिका में। श्रीलंका का जो सिस्टम है हम उसे मिक्स सिस्टम कह सकते हैं। यूएस का सिस्टम और इंडिया का सिस्टम, यूएसए में जैसा इलेक्शन करवा कर अलग से इलेक्ट किया जाता है, यही चीज श्रीलंका में भी की जाती है। प्रेसिडेंट के लिए अलग से जनता के बीच इलेक्शन होते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट को जनता इलेक्ट नहीं करती है। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए इलेक्शन होते हैं, वैसे ही श्रीलंका में होते हैं सरकार बनाने के लिए मिनिस्टर्स और कैबिनेट के लिए। श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा पावर थी, बहुत पावरफुल थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर थी और उन्हें भी बहुत पावर दी गई। लेकिन ये सब बदल गया
साल 2015 में, जब ऑपोजिशन सरकार आई और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डाला। उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट से पावर हटाकर पार्लियामेंट और इंडिपेंडेंट कमीशन को पावर दे दी। उन्होंने कहा हम इंडिया जैसे ज्यादा बनना चाहेंगे कि पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर रखकर। फिर नवंबर 2019 में गोटाबाया राजपक्षे को इलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका और उन्होंने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया। उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक को एज ए एक्सक्यूज इस्तेमाल किया और कहा कि पिछले सरकार ने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे क्योंकि प्रेसिडेंट किसी और पार्टी के थे और प्राइम मिनिस्टर किसी और पार्टी के थे। कॉन्फ्लिक्ट रुक नहीं पा रहे थे। हमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट पास करने की जरूरत है कि वापस से पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाए और इसलिए उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में 20th अमेंडमेंट पास किया कॉन्स्टिट्यूशन का और अब अपने आप को पिछली बार से भी ज्यादा पावर दे दी। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है मिनिस्टर को अपॉइंट करने की और फायर करने की, इलेक्शन की अथॉरिटी अपॉइंट करने की, पब्लिक सर्विस जैसे पुलिस, ह्यूमन राइट्स, करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की पावर अब प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट अब चाहे तो पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर सकती है 2 साल 6 महीने के अंदर, लेकिन पिछली गवर्नमेंट इन्हें प्रोहिबिटेड करता था। इन्हें डिसॉल्व करने से 6 महीने पहले से ही 2 साल का टर्म खत्म होने से। इसके अलावा प्रेसिडेंट ने अपने आप को ये भी पावर दे दी कि अब वे खुद भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मतलब अब वो चाहे तो खुद मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी बन सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो श्रीलंका का ऑल पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है और ये एक फुल पोस्ट बन गई है। अब देखा जाए तो गोटाबाया राजपक्षे के पास एब्सोल्यूट कंट्रोल आ गया है। उनके पास देश का जहां कंट्रोल मिसिंग था, परिवार के सदस्यों को बुला लिया और वहां पर अपना सरकार एक फैमिली बिजनेस की तरह चला रही है। दुनिया भर में इनकी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब ICJ इन्हें भी एक स्टेटमेंट दी थी 27 अक्टूबर 2020 को, ये कहते हुए कि द ICJ टुडे condemned to adoptions of amendments to the Sri Lankan constitutions which serve to expand the power of the presidents while encroaching on the power of the parliament and courts। दोस्तों, यहाँ पर आरोपी सिर्फ नेपोटिज्म, इन्फ्लूशंस, करप्शंस, इकोनॉमिक क्राइसिस का नहीं कहा जाता है। राजपक्षे परिवार को गद्दी में बैठे रहने के लिए कम्युनल टेंशन इस्तेमाल किया। श्रीलंका का अगर हम एथिकल स्ट्रक्चर देखें तो सिंघालास बुद्धिस्ट मेजोरिटी में 74.9% पॉपुलेशन साथ है। इसके बाद 11.9% पॉपुलेशन तमिल्स के है और मुस्लिम्स है 9.3% ऑफ पॉपुलेशन के साथ जब ब्रिटिश से आजाद हुए थे। श्रीलंका में 1948 में उन्होंने ज्यादातर पॉलिटिकल पावर माइनॉरिटी तमिल्स के हाथों में दे दी थी। इसे देखकर सिंघालास बुद्धिस्ट लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, उन्हें डर लगता था। लेकिन 1956 में जब सिंघला को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, श्रीलंका का जो नॉन सिंघला स्पीकर्स थे वे पब्लिक सर्विस से बाहर निकाल दिया गया। एस्टिमेट किया गया 7 लाख तमिल्स ने अपनी नौकरी खो दी। तमिल लोग अपने ही देश में डिस्क्रिमिनेट फील करने लगे और इसकी इवेंचुअली हुआ क्या कि कुछ लोगों ने खड़े होकर अपने इंडिपेंडेंट तमिल कंट्री की डिमांड करी। एक लेबल ग्रुप का जंग हुआ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTTE के नाम से। साल 1983 में सिविल वॉर भी हुई श्रीलंका के सरकार के साथ LTT के सरकार के बीच में। साल 2005 में महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट बने। श्रीलंका के इन्होंने LTTE के अगेंस्ट कैंपेन को जारी रखा, वॉर खत्म करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट जीता। कहा जाता है कि सरकार के सारे फोर्सेस ने 40,000 तमिल सिविलियंस को मारा था। इस फाइटिंग में सिंघालास बुद्धिस्ट मेजोरिटी ने इन्हें वॉर हीरो कंसीडर करते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी तमिल्स है इनसे बिल्कुल खुश नहीं है। उन सालों में बुद्धिस्ट मेजोरिटी और तमिल्स माइनॉरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। रिसेंट कुछ सालों में बुद्धिस्ट मेजोरिटी और मुसलमान माइनॉरिटी के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट देखा था। राजपक्षे परिवार पर ये आरोप लगाया जाता है कि वे कॉन्स्टेंटली अथॉरिटी से मेजोरिटी सिंघालास को ऑफेंसिव करते हैं।
और कहा जाता है कि वन ऑफ द मैनी रीजंस है प्रेजेंट के इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे भी कहा जाता है कि इनके पार्टी सपोर्टर्स ने कम्युनल राइट्स करवाए इलेक्शन जीतने के चांसेस को बढ़ाने के लिए और मेजॉरिटी ऑफेंसिव कराने के लिए। पिछले कुछ सालों में मुसलमान के खिलाफ नहीं बल्कि माइनॉरिटी क्रिश्चियन के खिलाफ भी एक बड़ा चेंजेस देखने को मिला राजपक्षे की सरकार के सामने। इन्हें कम्युनल दंगों के बीच फिर आई भारी इकोनॉमिक क्राइसिस और हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज के दिन बुद्धिस्ट सिंघालास, मुसलमान, क्रिश्चियंस और माइनॉरिटी तमिल्स सब मिलकर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबका एक डिमांड है कि गोटाबाया राजपक्षे अपना इस्तीफा दे, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं दिया। लेकिन पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल है। आप पूछोगे कि मुश्किल क्या है? प्रेसिडेंट इस्तीफा दे और नया इलेक्शन करवा दे। किसी भी देश में अगर ये होता है तो ये इलेक्शन बुलाए जा सकती थी, लेकिन इस केस में पहली चीज तो ये है कि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने कहा है कि आज के दिन जो देश में स्थिति चल रही है किसी भी हालत में एक नई इलेक्शन नहीं कराई जा सकती है। इस स्थिति में इकोनॉमिक क्राइसिस, द एनर्जी शॉर्टेज और खाने की कमी और पैसे की कमी इतना ज्यादा है कि इलेक्शन करवाने के भी पैसे नहीं है। देश के पास एक नेशनल जनरल इलेक्शन करवाने में 800 मिलियन श्रीलंकन रुपीस लगते हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं इंक्लूडिंग ऑपोजिशन पार्टीज की इलेक्शन कराने के पैसे उनके पास नहीं है। श्रीलंका के जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है SJW, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंशियल मोशन करेंगे उन्हें इम्पीच करने के लिए। लेकिन श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट करना भी बहुत मुश्किल है। पहली चीज इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए पार्लियामेंट की मेजोरिटी चाहिए होगी, फिर स्पीकर को एग्री करना होगा, आधे MP को एग्री करना होगा, फिर जो रीजन दिया गया है वह क्लियर कट लेजिट रीजन होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इम्पीचमेंट का जो नोटिस होगा वह जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट वेरीफाई करेगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैलिड है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि एलिगेशन सही है कि नहीं। इसे प्रेसिडेंट के खिलाफ तब इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पास दोबारा रखा जाएगा, फिर इस बार सिंपल मेजोरिटी से रखा जाएगा। 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। इसके अलावा एक सोल्यूशन ये भी है, जैसे PM ने कहा था रिजाइन करने से पहले यूनिटी इंटरिम गवर्नमेंट बना लीजिए। जितनी पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद है वह सब मिलकर साथ में एक सरकार बनाए और ये इमरजेंसी के स्टेट में फंक्शन करे। ये नई सरकार प्रेसिडेंट राजपक्षे ने एक पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट में इनवाइट किया और कहा कि एक ऑल पार्टी कैबिनेट बनाया जाए। देश के सेंट्रल बैंक के चीफ ने कहा है कि अगले 2-3 दिन तक कोई सरकार नहीं बनी तो देश इतनी बुरी हालत में चली जाएगी जिससे रिकवर करना इम्पॉसिबल होगा। और प्रोटेस्टर की डिमांड है कि प्रेसिडेंट खुद से रिजाइन कर दे, यहाँ पर जो कि वह करने को राजी नहीं है। अब तो देखने वाली बात यह है कि आगे की सिचुएशन कैसे डिसॉल्व करी जाती है। सही में ये एक मुश्किल सिचुएशन है। ये देश कैसे बाहर आती है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से। मेरी तरफ से ये उम्मीद होगी कि सब अच्छे से ही हो जाए और श्रीलंका का फ्यूचर सही सलामत रहे। चलो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।